expressed as the vector product expressed as the vector product of two vectors. Or can be expressed as the vector product of two vectors. अब इसमें है consider a particle P in the xy plane. Suppose its position vector is OP vector is equal to R vector. हमने एक पार्टिकल को xy प्लेन में मान लिया, कोई भी पार्टिकल है उसको हमने xy प्लेन में मान लिया कि रखा हुआ है कहीं पर. Suppose its position vector is OP vector is equal to R vector. Let F vector be the force acting on the particle. हमने माना एक पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो F वेक्टर है. ठीक है. द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड फोर्स वेक्टर्स. ठीक है. तो अब क्या होगा, हमने देखिए यहाँ पर ना ऐसे बना लिया, इधर z एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, z एक्सिस, y एक्सिस, और ये फ्रंट में आगे की तरफ ये हो गया x एक्सिस. फिर मैं एक्स वाई प्लेन बनाना चाहता हूँ, तो एक्स वाई प्लेन किस तरह से बनेगा, आप एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, और वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे. तो ये जो मेरे पास प्लेन बन गया, ये जो प्लेन बना है, दिस प्लेन इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन. इस प्लेन में कहीं पर भी एक पॉइंट पी है, वहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है. ठीक है. तो ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है. आपने ओरिजिन से इस पॉइंट पी को ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ओ से पी तक जो आपने लाइन ज्वाइन करी है वो क्या हो गया, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर. ठीक है. उस पोजीशन वेक्टर को हम क्या बोल देते हैं, आर वेक्टर, स्मॉल आर वेक्टर. अब हम ये कहते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पर एक ना फोर्स लग रही है इस पर ऐसे, एफ वेक्टर, एफ वेक्टर एक फोर्स लग रही है. तो अब हमें ना दो वेक्टर्स के बीच का अगर मैं एंगल निकालना चाहूँ तो वो एंगल किस तरीके से निकालेंगे ये देखिएगा. मैं ये कहूँगा कि मैं जब भी कभी हमारे पास हमें वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट निकालना होता था, तो हम कैसे निकालते थे, हम ये कहते थे कि एक वेक्टर हमारे पास ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर ये है बी वेक्टर. ठीक है. और दोनों के बीच का एंगल जो है दैट इज थीटा. तो अगर कोई कहता था कि भाई आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता था ए बी कॉस थीटा. इसी तरह से अगर ये बोला जाता था कि आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये क्या होता था, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा और एन कैप. एन कैप, एन कैप कैसे निकलता था, एन कैप ऐसे निकलता था क्योंकि ये इससे बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन, दोनों जहाँ पर मिले एक पैरेललोग्राम बन गया. इस पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज कॉल्ड एन कैप, ये हम कहते थे. तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है कि भाई मुझे जब भी वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है या स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो मुझे दोनों वेक्टर्स जो हैं वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हुए चाहिए. ठीक है. देखिए सेम पॉइंट से ए वेक्टर भी स्टार्ट हो रहा है और इसी सेम पॉइंट से बी वेक्टर भी स्टार्ट हो रहा है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा. दोनों के बीच का एंगल थीटा है. तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो वेक्टर है आर वेक्टर यानी कि जो आपका पोजीशन वेक्टर है, और ये जो फोर्स लग रही है फोर्स इस कॉर्नर पर लग रही है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मुझे नहीं पता चल रहा, तो मैं कहूँगा दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम ले लो. तो किसी वेक्टर को हम पैरेलली कितना भी मूव कर सकते हैं, तो एफ वेक्टर को पैरेलली मूव करते हुए एफ वेक्टर को यहाँ ले आए ओरिजिन पर ऐसे. ऐसे ले आए एफ वेक्टर को. ठीक है. तो अब एफ वेक्टर का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है यानी कि इनिशियल पॉइंट वो भी ओ हो गया, और पी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो भी ओ हो गया. दोनों के बीच के एंगल को मान लिया मैंने थीटा. यहाँ तक समझ गया. तो डायग्राम तो अब मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, जो ये छोटा सा डायग्राम दे रखा है. ठीक है.
हमें करना क्या है यहाँ पर, हमें मालूम है कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है उसको, ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम ये कहेंगे द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड फोर्स वेक्टर्स। तो सीधे सीधे देखा कि टॉर्क को पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के तौर पर लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर ऐसे लिखा जा सकता है। एज वी नो अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट दैट, ये जो टाउ वेक्टर है, जब वेक्टर प्रोडक्ट हम करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा आर एफ साइन थीटा और एन कैप। मैं जानता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या बन जाता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो उसी तरह से आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर क्या बन जाएगा, आर एफ साइन थीटा एन कैप। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिर जो है द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing vectors r vector and f vector and its sense is determined by right hand rule। उसका जो सेंस है वो राइट हैंड रूल से डिटरमिन करेंगे। तो हम ये कहेंगे सेंस का मतलब उसकी डायरेक्शन है कि भाई आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में आपका पैरेललोग्राम तो ये बन गया, तो इसका एन कैप किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। बस ये आपको बताना है। और जरा इसके स्पेशल केसेस देख लीजिए। स्पेशल केसेस क्या हैं, तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई डेरिवेशन वगैरह आपको वहाँ पर पूछी जाएगी कि डेरिवेशन करके दिखाइए। सीधा इसका बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना था। स्पेशल केसेस देख लीजिए, उससे दो एक चीज़ें समझ में आएंगी। स्पेशल केस पहला जो है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। फर्स्ट है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। थीटा जब 0 है या फिर 180 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो टाउ है ना, अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला जाए कि भाई टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है, सिर्फ अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो वो कैसे निकलेगी, उसके लिए बस आपको ये एन कैप गायब कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या है, आर एफ साइन थीटा। अगर उसकी वैल्यू 0 है, हम ये लिखेंगे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 ही आ जाएगा। तो टाउ कितना हो गया, आर एफ टू 0 0। यानी कि अगर कोई भी पोजीशन वेक्टर है और उस पोजीशन वेक्टर के अलाउंग ही आप फोर्स लगा रहे हैं, आप ये देखिए कि दोनों के बीच में जो आपका पोजीशन वेक्टर है और जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों के बीच का जो एंगल है उसी को तो थीटा लिया है ना हमने। तो आप ये देखिए कि अगर उन दोनों के बीच में एंगल ही ना बने, मतलब फोर्स इसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में हो, तो हम ये कहेंगे कि भाई जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रखा हुआ है उसी डायरेक्शन में आप भी फोर्स लगा रहे हैं, तो भाई ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा, रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता। रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, टॉर्क 0, ठीक है। टॉर्क एक्ट ही नहीं कर रही उस पर, तो टॉर्क की वैल्यू 0 आ गई, फर्स्ट केस। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस है when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आर एफ साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, आर एफ। तो ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, तो ये टॉर्क की भी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, आर एफ, ठीक, आर एफ। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई इट इज ईजियर टू ओपन और क्लोज अ डोर व्हेन वी अप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू द डोर एट इट्स आउटर और फ्री एज। अगर कोई भी दरवाज़ा है उसको मुझे खोलना है, तो मैं जो उसका आखिरी वाला कोना है उस आखिरी वाले कोने को ऐसे स्ट्रेट पुश कर दूंगा, स्ट्रेट पुश करूँगा तो बड़ी आसानी से खुल जाएगा, ठीक है ना। किसी एंगल पर अगर उसको पुश करेंगे कि नहीं ऐसे करके मैं तो टेढ़ा होकर खोलूँगा, मैं तो इधर को फोर्स लगाऊंगा, तो खोलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। देखा है ना, कई बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, शोरूम्स होते हैं, उनके जो डोर्स होते हैं बड़े हैवी ग्लास के बने हुए होते हैं, तो उसको कोई छोटा बच्चा तो खोल भी नहीं सकता उसको, ठीक है पूरा। और वो हैंडल भी बड़ा मोटा सा उसका वो स्टील का लगा रहता है, तो उसको पूरा ढंग से पुश करना पड़ता है, तो उसको हम सीधा ही पुश करते हैं।
और यानी कि और आउटर एज पर प्रेस करते हैं उसको, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हमारा बनेगा फोर्स के, और वो जो आपका दरवाजे की लेंथ है वही तो उसका पोजीशन वेक्टर है। तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का जब एंगल होगा तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 21 पर आ जाओ। पेज नंबर 21 पर ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में अंडरलाइन कर रखा है, ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। देखिएगा, show that the magnitude of torque is equal to magnitude of force into moment arm. जैसे मान लीजिए ये तो हिंज है, ये तो हिंज है जहां पर एक दरवाजा फिक्स कर रखा है, तो इधर तो वो फिक्स रहेगा। मूवेबल जॉइंट है, मूवेबल जॉइंट है मतलब वो जॉइंट के अक्रॉस मूव कर सकता है, दरवाजा फ्री नहीं है यहाँ पर, दरवाजा इस जगह पर फ्री है, यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है। तो अब हम इसको प्रेस कर रहे हैं, तो यानी कि हम फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए हम इसको पुश कर रहे हैं, तो हमारी जो फोर्स है दैट विल बी इनवर्ड, अंदर की तरफ लगेगी फोर्स, और यहाँ से हिंज से लेकर और इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड, कि मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये हमारा ओरिजिन की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज आर वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर। तो एक तरह से पोजीशन वेक्टर हो गया, किस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। जैसे इस पॉइंट पर मैं फोर्स लगा रहा था तो ओरिजिन से यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज आर वेक्टर। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, हम फोर्स क्या कहते हैं टॉर्क को, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स इनटू ये दोनों के बीच में एंगल बनेगा बेटा 90 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तभी हमारा टॉर्क मैक्सिमम एक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मूवमेंट आर्म बोल देते हैं, मूवमेंट आर्म बोल देते हैं इसको। ठीक, मूवमेंट आर्म मतलब ये पूरी उसकी लेंथ होगी, आर्म की लेंथ, कि आर्म ऐसे रहेगी और आप उसको ऐसे या ऐसे मूव कर रहे हो, तो इसलिए इसको आर्म बोल दिया जाता है इस लेंथ को। तो हमें क्या प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आपके इक्वल होते हैं। शो दैट ओनली द एंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए केवल एंगुलर कंपोनेंट, फोर्स का एंगुलर कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए जी, इसका आंसर देखिए जरा क्या है। सपोज अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन द एक्स वाई प्लेन, suppose a force vector makes an angle theta with the position vector r vector of the particle, with the position vector r vector of the particle। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए, हमने एक्स वाई प्लेन बनाया, तो जैसे यहाँ एक्स वाई जेड दिखाया था ऐसे ना दिखाकर क्या कर रहे हैं देखिए। सबसे पहले डायग्राम समझ लेना, अगर ना समझ में आएगा तो दोबारा पूछना मेरे से। अब मैंने माना कि एक्स वाई प्लेन है, तो उसको आसान बनाने के लिए हमने क्या करा, जेड एक्सिस दिखाया ही नहीं, हमने ये कह दिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये पूरा का पूरा प्लेन एक्स वाई प्लेन हो गया, जो सामने दिखाई दे रहा है यही एक्स वाई प्लेन है। अब क्या करते हैं हम कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट पी ले लिया। पॉइंट पी का मतलब क्या है, जैसे यहाँ दरवाजे के एग्जाम्पल से आप समझिए, जिस पॉइंट से मैं दरवाजे को पकड़ के और अंदर की तरफ पुश करता हूँ, तो वही मेरा पॉइंट पी हो गया, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो वो पॉइंट पी हो गया। अच्छा, तो उस पॉइंट पी को, ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी को हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ओ से। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ से जो इसका पोजीशन वेक्टर है उसको हम आर वेक्टर बोल देते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमने कहा कि भाई यहाँ पर ना, अब जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो परपेंडिकुलर नहीं लगा रहा हूँ, किसी एंगल पर लगा रहा हूँ, किसी एंगल पर लगा रहा हूँ, तो एंगल ऐसे हो गया।
ऐसे लग रहा है एफ वेक्टर, ठीक है। ये एफ वेक्टर हो गया। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है बेटा, क्लियर है? Yes. गरिमा, न्यासा, अक्षत, ईशा, सना, कौस्तव, ठीक है। Yes, चलिए sir. मैं आगे चलूँ। ओके, ये एफ वेक्टर हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि हमें क्या करना होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो भाई ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को जरा एक्सटेंड कर लो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ फोर्स वाली लाइन पर, तो ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करूँ तो कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो वो फिर इस एक्सटेंडेड वाले पर तो नहीं होगा। दिखाई दे रहा है भाई एंगल 90 डिग्री से बड़ा बनेगा, परपेंडिकुलर बनाना है, कैसे करें? ये जो फोर्स है ना, इसको पीछे एक्सटेंड कर लो ऐसे। इसको मैंने पीछे इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद में फिर मैं क्या करूँगा कि ऐसे अगर मैं ड्रॉप करूँ, हाँ जी, ये जो है लगभग थोड़ा और इधर, अब बन गया 90 डिग्री। तो फोर्स वाली जो लाइन है, लाइन ऑफ फोर्स से आपको जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है ओरिजिन, वहाँ से लाइन ऑफ फोर्स पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम डी बोल देते हैं, इसको हम डी बोल देते हैं, ठीक। अच्छा, ये ओ है, और जहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, नॉर्मल जहाँ पर ड्रॉप करा है, उस पॉइंट को एन मान लेते हैं, तो एन हो गया। तो ये ओ एन हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद हम ये कहेंगे कि भाई फोर्स में और जो आपका ये जो पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल। तो मैंने ये कहा कि भाई ये भी तो लाइन ऑफ फोर्स ही है, तो हमने ना यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा मान लिया। ये भी मान सकते हैं, कोई भी एंगल थीटा मान लो, वो भी फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ये भी फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है, तो हमने किसी भी एंगल को हम थीटा मान सकते हैं। हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको मान लिया थीटा। सिंप्लिसिटी क्या होगी यहाँ पर, ये देखिएगा तभी समझ में आएगा। मैंने ये कहा कि इसी तरीके से ये जो आर है, आर के आगे भी जरा लाइन को एक्सटेंड करिए, कर लिया, ठीक है। तो ये एक लाइन और दूसरी लाइन, इनके बीच का एंगल थीटा, तो भाई ये वाला एंगल भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। थीटा थोड़ा छोटा लिखा दिख रहा है भाई, थीटा ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो है इसको बोल दीजिए एफ आर। एफ आर का मतलब क्या बताता हूँ, रेडियल कंपोनेंट एफ आर, और इसको बोलिएगा थीटा, एफ थीटा। और है क्या वो आप समझ ही रहे होंगे। ये जो एफ वेक्टर है, जो थीटा के अलोंग वाला कंपोनेंट है वो क्या है, वो एफ कॉस थीटा है, और जो एफ कॉस थीटा वाले के परपेंडिकुलर है वो क्या है, एफ साइन थीटा है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि एक तो हो गया एफ आर का मतलब क्या है, रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट का मतलब क्या है कि इसी पोजीशन वेक्टर के अलोंग अगर आप फोर्स लगा दें तो भाई रोटेशन होगा ही नहीं, रोटेशन होगा ही नहीं। अगर पॉइंट पी जो है वो इस पॉइंट पर लोकेटेड है और आप इसी पॉइंट के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं, तो फिर रोटेशन नहीं होना उसमें, फिर रोटेशन नहीं होगा, फिर वो सीधा जाएगा। तो उसको मैंने रेडियल कंपोनेंट बोल दिया। रेडियल कंपोनेंट क्यों बोला, इट इज अलोंग द रेडियस। रेडियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो इस पार्टिकल को ना ऐसे 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 गोल घुमाना चाहता हूँ। तो अगर पार्टिकल को पकड़ के गोल गोल हम घुमाएंगे तो दिस डिस्टेंस इज एक्टिंग लाइक इट्स रेडियस, और रेडियस के अलोंग वाले कंपोनेंट को रेडियल कंपोनेंट बोल देते हैं। क्लियर है, समझ गए, ठीक है। और अगर उसी को घुमा दिया जाए, अगर मान लीजिए ये फोर्स यहाँ पर लग रही है, तो साफ समझ में आ रहा है भाई ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसको घुमाएगा, तो इस कंपोनेंट को बोल देते हैं एंगुलर कंपोनेंट। तो एफ आर इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट, एफ थीटा इज कॉल्ड एंगुलर कंपोनेंट। एफ आर रेडियल कंपोनेंट क्यों है, बिकॉज इट इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस, और एफ थीटा क्या है कि क्योंकि वो इसको घुमा रहा है, वो इसको एंगल प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए उसको एंगुलर कंपोनेंट बोल देते हैं। है वही चीज़ साइन थीटा कॉस थीटा, जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है वो कॉस थीटा, और जो उसके कॉस थीटा के परपेंडिकुलर है वो साइन थीटा। तो वही चीज़ आगे ना मेंशन्ड है यहाँ पर, देखिएगा जरा।
ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इन ट्राइंगल ओ एन पी। सबसे पहले ट्राइंगल ओ एन पी की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ओ एन पी, इन ट्राइंगल ओ एन पी साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एन अपॉन ओ पी। ओ एन अपॉन ओ पी, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये जो ओ एन है इसी को तो मैंने डी लिया, और ओ पी है ये क्या है, रेडियल डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि आर हो गया। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो। डी की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया इसको। उसके बाद क्या करेंगे, As we know that magnitude of torque is given by, हमें मालूम है magnitude of torque क्या होता है, tau is equal to, अब ये भी देखा था, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो tau is equal to आर एफ साइन थीटा, सही है। अब क्या करो, इसमें से ना आर साइन थीटा को ना कहो कि बेटा तू तो अलग हट जरा, चलो एफ छोड़ दिया यहाँ पर, आर साइन थीटा को अलग कर दिया, ठीक है। तो टॉर्क क्या बन गया, एफ इंटू डी। एफ इंटू डी का मतलब क्या है, एफ इंटू डी का मतलब है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही था फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन यहाँ पर ये कुछ और प्रूव करने के लिए बोल रहे थे आपको। इन्होंने कहा कि क्या प्रूव करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, ठीक है। तो इसी को तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी को तो मोमेंट आर्म बोल देते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन को ही मोमेंट आर्म बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। और वो हमने यहाँ पर लिख दिया डी, ठीक। उसके बाद देखिएगा वो ये कह रहे थे इसमें क्वेश्चन में, ऑल्सो शो दैट ओनली द एंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉर्क। एंगुलर कॉम्पोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉर्क। तो सेम चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से लिखना है, करना यही है जो हमने कर दिया, करना यही है, उसी चीज़ को अलग तरीके से लिखना है। कैसे, जैसे आप ये देखिएगा कि ये जो एफ आर है इसको हमने बोल दिया रेडियल कंपोनेंट, पेज नंबर 22 पर आ जाएगी। अब इसमें जो फोर्स स्प्लिट करा है ना दो कंपोनेंट्स में, एफ आर और एफ थीटा में, उसकी बात करेंगे। एफ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, रेडियल कंपोनेंट एफ आर एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। एफ आर जो है वो आर वेक्टर की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, उसको रेडियल कंपोनेंट बोल दिया। एंगुलर और टेंजेंशियल कंपोनेंट एफ थीटा परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, तो एफ आर इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एंड एफ थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये हो गया, ठीक है। अब हम टॉर्क को हम देख ही चुके हैं, टॉर्क क्या था, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। हमको टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता ही है, वही लगा रहा हूँ, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। अब एफ आर क्या, एफ थीटा क्या था, एफ साइन थीटा, तो भाई एफ साइन थीटा को एक तरफ ले लिया इंटू आर। अब ये जो एफ साइन थीटा है, ये एफ साइन थीटा क्या है, एफ थीटा, एफ थीटा इंटू आर। इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू एंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स into its distance from the axis of rotation,
एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल रहे हैं याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोल रहे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन डी होता है, ये क्या है, सिर्फ डिस्टेंस, ठीक। तो इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो आपका पोजीशन वेक्टर दे रखा है ना पार्टिकल का, वो जो पोजीशन वेक्टर है उसी का मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर क्या था, आर वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, आर हो गया, उसको कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलेंगे डी, ठीक है। यहाँ तक बता दीजिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद देखिए छोटा सा टॉपिक है टॉर्क इन 3 डायमेंशनल मोशन। तो 3 डायमेंशनल मोशन में टॉर्क को किस तरह से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। 3 डायमेंशनल मोशन, यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों के तीनों होंगे, ठीक। 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा है। चलिए जी, तो एक चीज़ तो हमने देखी कि जो टॉर्क है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क वेक्टर को आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, बस इसी को स्प्लिट करके लिख देना है आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में। देखिए टॉर्क इन 3 डायमेंशनल मोशन, जैसा कि हमने देखा है कि टॉर्क जो है वो है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर।
टॉर्क इन 3 डायमेंशनल मोशन, तो टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर को हमने स्प्लिट कर दिया ऐसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये तो हो गया हमारा आर वेक्टर। और जो एफ वेक्टर है इसको क्या कह देंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये हो गया। तो अगर किसी भी दो वेक्टर्स का अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है तो हम उसको डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं ना वैसे लिखते हैं। अब डिटर्मिनेंट आपको मैंने जो बताया था ना वो ऐसे था, देखिएगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, आई कैप जे कैप, ठीक है। पहले तो आर वेक्टर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड वाले, तीनों लिखेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये हो गया। उसके बाद एफ वेक्टर के क्या हो जाएंगे, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, ये हो गया। उसके बाद आप ये कहेंगे ये हमारा टाउ वेक्टर आ गया। अब भाई इसको सॉल्व कर लीजिए, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, सॉल्व कैसे होता है, ये पहला वाला टर्म होता है प्लस का, ये दूसरा वाला होता है माइनस का, ये तीसरा वाला अगेन प्लस का। तो प्लस आई कैप, उसमें मैं क्या करूँगा, इस कॉलम वाले टर्म्स को छोड़ दूंगा और इस रो वाले टर्म्स को छोड़ दूंगा, तो ये हो गया प्लस का आई कैप, कर्ली ब्रैकेट लगाया एक, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो वाई इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ वाई, ये हो गया, ठीक। उसके बाद अगला टर्म होता है माइनस का, तो माइनस जे कैप। अब ये वाला टर्म छोड़ दो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाला रो छोड़ दो, तो ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, तो x इंटू एफ जेड, एक्स इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ एक्स, माइनस जेड इंटू एफ एक्स, ये हो गया। फिर प्लस का के कैप, इसका के कैप, ये कॉलम छोड़ दिया, ये वाला रो छोड़ दिया, तो x इंटू एफ वाई प्लस वाई इंटू एफ एक्स, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस वाई इंटू एफ एक्स। ये तरीका होता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। ये बीच वाला टर्म माइनस का क्यों है, ये आप डिटेल में 12th क्लास में देखेंगे, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी तो सिर्फ इसको आपको याद रखना है और कुछ नहीं। अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ, अब देखिएगा, जैसे ये टाउ वेक्टर है, जैसे एफ वेक्टर था तो एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप कर दिया, ऐसे ही टाउ वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है ऐसे। टाउ वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टाउ एक्स आई कैप मतलब टॉर्क का एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट, टाउ वाई जे कैप टॉर्क का वाई डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट, और टाउ जेड के कैप टॉर्क का जेड डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू प्लस आई कैप, ब्रैकेट में क्या है, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। फिर जो ये माइनस है ना, इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो बाहर प्लस बचेगा, तो प्लस का जे कैप माइनस साइन को अंदर ले गए तो ये माइनस वाला तो प्लस हो गया, तो जेड एफ एक्स, और ये माइनस इस प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो माइनस का एक्स एफ जेड। अगला तो प्लस का के कैप है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स,
वाई एफ एक्स। देयरफॉर अगर दोनों तरफ आई कैप जे कैप के कैप वाले कंपोनेंट्स को इक्वेट कर दिया जाए तो भाई आई कैप का कंपोनेंट इधर क्या है, टाउ एक्स, और इधर आई कैप का कंपोनेंट क्या है जो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, कंपोनेंट बोलो या कोफिशिएंट बोलो, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ठीक है। फिर टाउ वाई, ठीक है, जे कैप का कोफिशिएंट जेड एफ एक्स, टाउ जेड क्या हो जाएगा, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। सही है। याद रखने का आसान तरीका बताता हूँ कि हम सीक्वेंस याद रखेंगे ऐसे, एक्स वाई जेड के, एक्स के बाद वाई आएगा, वाई के बाद जेड आएगा, जेड के बाद एक्स आएगा। तो जब एक्स है तो एक्स के बाद क्या आएगा, वाई और जेड, तो वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ठीक है। वाई के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, तो जेड जेड और फिर एक्स, तो जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। ऐसे ही जेड जेड के बाद क्या आएगा, एक्स और वाई, तो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। इस तरह से याद रखना इसको, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक क्लियर हुई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। चलिए जी, अगला टर्म देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम। हमने लीनियर मोमेंटम तो देखा है, एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस, ठीक है। मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो किसी भी चीज़ का अगर मोमेंट निकालना है तो उस चीज़ को आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस ये है। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो ये एंगुलर मोमेंटम है ये है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑफ लीनियर मोमेंटम और इसको क्या कहेंगे, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the axis of rotation, perpendicular distance from the axis of rotation। ये जो लीनियर मोमेंटम है इसको क्या बोलते हैं, p, स्मॉल p, ठीक। और एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल एल से। तो कैपिटल एल इज इक्वल टू p इंटू डी। ये जो p है ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, mv। और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो हम समझ ही गए हैं कि ये क्या है, ये डिस्टेंस है, और ये क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर, मीटर, और ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर और सेकंड। तो 1 मीटर और मल्टीप्लाई हो रहा है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हो गई इसकी ऐसा यूनिट। उसके बाद है अगला टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट की तरह इसको रिप्रेजेंट करा जा सकता है एंगुलर मोमेंटम को। कैसे करेंगे वो देखिए। हमने फिर वही बात करी कि हम किसी भी पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं कहाँ पर कि वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है।
ठीक है, किसी भी पार्टिकल को हमने कंसिडर करा कि वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। तो कंसिडर अ पार्टिकल capital P of mass small and rotating in the xy plane. Suppose the particle has linear momentum p vector which makes an angle theta with r vector. The angular momentum L vector of this particle is defined as the vector product of r vector and p vector. ठीक, देखिए बिल्कुल सिंपल है। हमने जैसे टॉर्क को रिप्रेजेंट करा जाता था ना r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, आप ये देखिए टॉर्क को मैं क्या बोलता हूँ, टॉर्क को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स में क्या मल्टीप्लाई करना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो क्या समझ में आता है यहाँ से कि जब टॉर्क की बात करते थे तो उसको बोलते थे मोमेंट ऑफ फोर्स, तो आर वेक्टर को फोर्स में क्रॉस प्रोडक्ट कर देते थे। मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स में आर वेक्टर को मल्टीप्लाई करा। अब इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो वो मोमेंट ऑफ फोर्स था तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है तो आर वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये हो गया। और जो डायग्राम है, डायग्राम भी बिल्कुल सेम, जो आप ग्राफ देखेंगे ग्राफ बिल्कुल सेम है। क्या करना है, बस एफ की जगह आपको पी दिखा देना है। वहाँ पर आप फोर्स वेक्टर दिखा रहे थे, ये आपको लीनियर मोमेंटम का वेक्टर दिखाना है। दैट्स इट। देखो कुछ नया नहीं है इसमें भी। इसमें आप ये देखिएगा कि ये जेड एक्सेस यहाँ पर लिया, इस तरफ वाई एक्सेस लिया और इस तरफ ले लिया एक्स एक्सेस। एक्स वाई प्लेन बनाएंगे यानी कि एक्स से आपने वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी और वाई से आपने एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस जगह एक पॉइंट पी ले लिया, पॉइंट पी, और ओरिजिन से इसको ऐसे आपने लाइन कर दिया। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि भाई इस पॉइंट पर आप लीनियर मोमेंटम ले रहे हैं। जैसे इस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे थे ना, ठीक है, तो जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से क्या होगा, किसी भी पार्टिकल पर फोर्स लगाएंगे उसका कुछ मास तो होगा। जब फोर्स लगाएंगे तो कुछ वेलोसिटी को अटेन करेगा। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ये। अब दोनों के बीच में अगर एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, ये तो आर वेक्टर हो गया। जैसे फोर्स को खिसका कर ले आए थे ना पैरेलली यहाँ पर, तो खिसका कर ले आए, लेकर आए उसको खिसका कर तो डॉटेड लाइन से प्रेजेंट कर दिया। दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर आपका एंगुलर मोमेंटम है। डायग्राम बिल्कुल सेम है, ये टॉर्क वाले में हमने देखा था, आज ही देखा था, समझ गए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। भाई दोनों जो केसेस है ना, दोनों के दोनों केसेस भी वही हैं जो हमने टॉर्क के देखे थे। एक बार थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री रख दी तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया आपका 0, और एक बार थीटा की वैल्यू आपने 90 डिग्री रख दी तो एंगुलर मोमेंटम सीधा मैक्सिमम हो गया आर इंटू पी, एल इज इक्वल टू आर पी हो गया। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है ना, इसमें शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम एंड द मोमेंट आर्म। ये भी कुछ मिलता जुलता लग रहा है कि जैसे टॉर्क का करा था, सेम है बिल्कुल। ठीक, इसको खुद करना बिल्कुल सेम है, बस ये समझ लेना जहाँ फोर्स है वहाँ पर पी आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, ये आप अपने आप करिएगा। इसका अगला टॉपिक मैं एक बार देखता हूँ, कर देंगे बेटा, बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। ठीक है, बिल्कुल सेम है ये। आपको जैसे आपने टॉर्क को दिखाया था ना इन 3 डायमेंशनल मोशन, आपने टॉर्क को दिखाया था। आप आ जाइए पेज नंबर 26 पर, आपको एंगुलर मोमेंटम भी 3 डायमेंशनल मोशन में वैसे ही दिखाना है, बिल्कुल सेम जैसे अभी यहाँ पर हमने ये दिखाया है, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग करेंगे। एक मिनट, और फिर है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो ये वाला जो है ये मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा। अगली क्लास आपकी कल है, वही सेम टाइम पर। ठीक है, कल कराऊंगा।